हेलो गाइस, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन डिस्कशन में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का हेलो एल्केन्स एंड हेलोइन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ कार्बन, हेलोजन बॉन्ड एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की बात करें तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होगी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब कि वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं या लिक्विड स्टेट में है या फिर गैसियस स्टेट में अवेलेबल है। कलर की बात करेंगे कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन किस कलर के होते हैं, कब कैसे कलर के दिखते हैं। नेक्स्ट होगा ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर मतलब स्मेल, कैसी स्मेल होती है इन कंपाउंड्स की। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क कर रखा है। उसके बाद डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये इनकी डेंसिटी वाटर के कंपैरेटिवली लो होती है या हाई होती है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी, वाटर लाइक पोलर कंपाउंड, पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं। किस में सॉल्युबल होते हैं, किस में पार्शियल सॉल्युबल होते हैं और क्यों होते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन एक एक लाइन हम रीड करेंगे, समझेंगे ये सारी की सारी। इनको हम लेकिन एक बार शॉर्ट नोट्स से एक बार इनको रीड कर लेते हैं। मैंने एक पीपीटी बनाई है शॉर्ट में, उसको आप एक बार समझ लेंगे तो ये रीड करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आप एक बार में ही समझ पाएंगे। तो चलिए इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी चीज़ें समझ लेते हैं, इन्हीं चीज़ों को थोड़ा समराइज वे में पढ़ लेते हैं। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन की बात करें तो सबसे पहले आता है, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, कलर एंड फिजिकल स्टेट। पहले कलर की बात कर लेते हैं। प्योर एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं, ध्यान रखना, कलरलेस। प्योर एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। प्योर का मतलब अगर उनमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है या फिर उनका डिग्रेडेशन नहीं हुआ है तब तो ये एल्काइल हैलाइड जो हैं वो कलरलेस होंगे। लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड का मतलब एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड जो होते हैं वो सनलाइट में अगर एक्सपोज हो जाते हैं तो कैसा कलर डेवलप हो जाता है, उनका येलो कलर हो जाता है। जैसे इथाइल आयोडाइड है तो इनिशियली ये कलरलेस है ना, वैसे तो कलर ये दिखा रखा है लेकिन कलरलेस है। अब इसको जब सन में ये एक्सपोज हो जाएगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर की हो जाएगी। तो ये आयोडाइड है तो येलो कलर की हो गई सनलाइट में। सिमिलरली ब्रोमाइड भी अपना कलर चेंज कर देती है, कलरलेस से किसी न किसी कलर में आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फिजिकल स्टेट की। तो फिजिकल स्टेट की बात करें तो इनिशियल क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स आर गैसेस। देखो एक चीज याद रखना, इनिशियल का मतलब क्या है, जिनमें मतलब कार्बन 1 है, 1 कार्बन या कुछ 2 कार्बन के, मतलब कुछ ही हैं 2 कार्बन के फ्लोरीन लाइक कंपाउंड जो होते हैं वो गैस होते हैं। लेकिन 2 कार्बन से के बाद आगे वाले कार्बन के जो होते हैं वो मेंबर्स, हायर मेंबर्स या हायर होमोलॉग्स जो होते हैं वो लिक्विड होंगे, और कुछ लिक्विड होंगे और उसके ज़्यादा आगे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाएंगे तो सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब फिजिकल स्टेट की बात करें तो गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों ही स्टेट में मिलते हैं। गैस जो होते हैं वो जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, जिनमें कार्बन कम होते हैं, मतलब एक या जनरली एक ही 2 कार्बन का फ्लोराइड जो होते हैं वो गैसेस स्टेट में मिलते हैं। उसके अलावा कार्बन का जैसे जैसे नंबर बढ़ता है तो लिक्विड स्टेट, और ज़्यादा नंबर बढ़ता है तो सॉलिड स्टेट में ये एल्काइल हैलाइड मिलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर कंसिडरेबली हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हाइड्रोकार्बन में देखें, कार्बन और हाइड्रोजन हैं और हाइड्रोकार्बन से क्या बन रहा है, हमारे एल्काइल हैलाइड बन रहे हैं, मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस किससे हो रहा है, हैलाइड से। और मिनिमम एटॉमिक मास का हैलाइड फ्लोरीन है, उसका भी एटॉमिक मास 9 है, तो हाइड्रोजन से रिप्लेस होगा तो उसका भी मास एल्काइल हैलाइड का करेस्पॉन्डिंग मास इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूलर मास जो है वो किसका ज़्यादा है, एल्काइल हैलाइड का। किससे, हाइड्रोकार्बन से। मतलब सेम नंबर का हाइड्रोकार्बन है जैसे CH4 है और सेम नंबर का कोई भी एल्काइल हैलाइड है तो
एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, और मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो एल्काइल हैलाइड का क्या भी ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। किससे कंपेयर किया हमने यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। लेकिन आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स की, आइसोमेरिक हेलो एल्केन का मतलब क्या है, देखो ये तो मैं कॉन्सेप्ट लिख दिया। आइसोमेरिक का मतलब क्या है, देखिए इस तरह से कि ये दोनों ही एल्काइल हैलाइड हैं, जिसमें दोनों में ही 6 कार्बन और इसमें भी 6 कार्बन, दोनों में ही 6 कार्बन है। जैसे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है और एक क्लोरीन है। तो दोनों ही का मॉलिक्यूलर मास तो सेम हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो क्या है, ब्रांचेज जैसे जैसे बढ़ती हैं तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचेस। मतलब ब्रांचेस बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट जो है मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ब्रांचेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ब्रांच बढ़ने से होता क्या है, देखो समझना, ब्रांच बढ़ेगा तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। सरफेस एरिया डिक्रीज क्यों होगा, देखो ये वाला जो है ये फ्लैट है, लेकिन इसका जो है वो क्या हो रहा है, ये जो है वो क्या हो रहा है, स्फेरिकल पाथ में आ रहा है, या सर्कुलर पाथ में, या स्फेरिकल बोल सकते हो, सर्कुलर तो क्या, स्फेरिकल पाथ में आ रहा है। तो स्फेरिकल पाथ में आएगा तो इस दो स्फीयर, जैसे एक स्फीयर है दूसरा और स्फीयर, तो स्फीयर के बीच में जो कांटेक्ट होगा वो कम होगा, जबकि तो प्लेनर के बीच में कांटेक्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो प्लेनर के बीच में जो कांटेक्ट है उसको, उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि एक स्फीयर बन गया, स्फेरिकल शेप आ गया, तो दो स्फीयर के बीच में कांटेक्ट जो एरिया है वो कम हो जाता है, तो उसको अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट मतलब कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, और कम टेम्परेचर देना पड़ेगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर होमोलॉग्स की बात करें या फिर हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करें तो मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, और आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स की बात करेंगे तो हम ब्रांचेस देखेंगे। तो आप डायरेक्टली याद रखें बॉइलिंग पॉइंट का, मैं अगेन रिपीट करता हूं, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड इनवर्सली मतलब 1 अपॉन नंबर ऑफ ब्रांचेस। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये वही चीज़ लिखी है, हाँ। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर कंपाउंड हैविंग सेम एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप सेम है लेकिन हेलोजन अलग अलग है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे भी सिंपल सा वही लॉजिक है कि ये भी क्या है, आई मतलब मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है, मतलब इनका देखो आयोडीन का सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास है, ब्रोमाइन का कम है, क्लोरीन का उससे भी कम है, सबसे कम फ्लोरीन का है, तो ये इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। वो उसी कॉन्सेप्ट से, आप एक ही कॉन्सेप्ट याद रखें, उसी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट फॉर आइसोमेरिक डाई हेलो बेंजीन्स आर वेरी नियरली द सेम। मतलब जो डाई सब्सटीट्यूटेड हेलो एल्किन या हेलो एरीन्स जो हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नियरली सेम होता है। क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा, ये 453 है, ये 446 है और ये 448 है, इनका बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देख लो, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, वो भी सेम है, थोड़ा सा अलग है, देखो ये सेम है, एग्जैक्टली आप ऑर्डर नहीं बता सकते, ये देख लीजिए, इसका पैरा का जो है वो स्लाइटली इन दोनों से ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है, उसका रीज़न क्या है कि ये एक सिमेट्रिक पैटर्न में है, और जब ये सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टलाइज होती है, ये पैरा फॉर्म जो है सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टलाइज होती है, तो इनका अरेंजमेंट जो होता है लैटिस में वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, और इसीलिए क्या होता है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा के कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाता है। क्लियर है, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी की अगर बात करें तो द डेंसिटी ऑफ हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं, मतलब एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, एक्स एटम एंड एक्स मतलब हैलोजन एटम एंड एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन एटम। मतलब सिंपल सा है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, चाहे वो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने से हो या फिर हैलोजन के एटॉमिक मास के इंक्रीज होने से हो। तो डेंसिटी जैसे जैसे एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो डेंसिटी वैसे वैसे इंक्रीज होती है।
नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की अगर आप बात करेंगे तो सॉल्युबल जो होते हैं, जो एलो एल्केन जो होते हैं, वो वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, लेकिन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है उनमें प्रॉपरली या कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। क्यों लेस सॉल्युबल होते हैं, रीजन समझ लीजिए, रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एल्काइल हैलाइड की अगर बात करें तो कार्बन हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो पोलर बॉन्ड होता है, और इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव हेलोजन के ऊपर, पार्शियल पॉजिटिव इस कार्बन के ऊपर आ जाता है। तो ये लेस पोलर है, बहुत ज़्यादा पोलर नहीं, थोड़ा सा पोलर है। और वाटर की बात कर, देखो ये वाटर H2O मैंने इस तरह से बनाया है यहाँ पे। ऐसे H2O जो है वो आपस में तो इस तरह से मॉलिक्यूल है, लेकिन ये आपस में भी ये डॉट डॉट से जो बनाए हुए हैं ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होके और इनके बीच में ये वाला जो बॉन्ड बने, मतलब इस एल्काइल हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्युबल हो जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और ये वाले इनके एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में जो बॉन्ड बनने वाला है वो अगर कम है तो क्या है, सॉल्युबल नहीं होगा या लेस सॉल्युबल होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Rx इज लेस देन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन H2O। कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए, यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोला है डेल्टा बॉन्ड H हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको ये बोला है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डेल्टा हाइड्रेशन मतलब इसमें, मतलब वाटर और इस एल्काइल हैलाइड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा उससे निकलने वाली जो एनर्जी होगी उसको बोला है डेल्टा हाइड्रेशन, डेल्टा H हाइड्रेशन, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू जो है, अगर ये बॉन्ड डिसोसिएशन हाइड्रोजन के लिए जो ब्रेक होने के लिए जो एनर्जी है वो कम होती और इनके बीच में ज़्यादा होती तो सॉल्युबल हो जाता, लेकिन अपोजिट है, इनके बीच में वाटर और एल्काइल हैलाइड के बीच में बॉन्ड बनने से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कम है, जबकि इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए वाटर जो होता है वो किसमें, एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं। लेकिन क्योंकि ये इनका नेचर जो होता है वो ऑर्गेनिक नेचर है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। पोलर है लेकिन लेस पोलर है, तो नॉन पोलर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं, एक एक बार रीड कर लेते हैं, यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। देखिए एल्काइल हैलाइड के कलर के बारे में हमने बात की है, कलर जो होता है वो प्योर फॉर्म में कलरलेस होता है, लेकिन आयोडाइड और ब्रोमाइड जो होते हैं वो जब लाइट में, सनलाइट में एक्सपोज किए जाते हैं तो क्या होता है, यस, कलर प्रोड्यूस कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिया था एथाइल आयोडाइड का। वॉलेटाइल जो हेलोजन कंपाउंड है उनकी स्मेल जो होती है, ऑर्डर जो होता है वो स्वीट स्मेल होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिटेल में हमने अभी बात की है, एक बार पढ़ लेते हैं। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स आर गैसेस। मतलब 1 कार्बन के या फिर 2 कार्बन का इथाइल क्लोराइड है ना, तो 2 कार्बन का है। 1 और 2 कार्बन के जो हेलो एल्केन्स हैं वो कैसे, कौन सी स्टेट में है, यस, गैसेस स्टेट में है, ओके। उसके बाद हायर मेंबर आर लिक्विड और सॉलिड। As we have already learned, molecules of organic halogen compound are generally polar due to greater polarity as well as higher molecular mass as compared to the parent hydrocarbon. The intermolecular force of attraction, वो कौन सा होता है, डाइपोल डाइपोल एंड वंडरबॉल। समझना है इसको, डाइपोल डाइपोल का मतलब क्या है। देखो Rx जो है वो पोलर तो हो ही गया है, ये पोलर है, ठीक है। Rx जो है, एक और मैं मॉलिक्यूल बना देता हूँ पोलर, तो इनके चाहे पोलैरिटी इनकी लेस है लेकिन इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, ये भी एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसमें भी पोलैरिटी है नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसमें भी क्या है, पोलैरिटी है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। समझ में आया, ओके।
दूसरा है वॉन्डरवॉल, जिसमें भी मास है उसमें वॉन्डरवॉल तो होगा ही, वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें दूसरा इससे कंपेयर किया है किससे, आर एच का मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनमें पोलैरिटी नहीं होती, तो इनमें डायपोल डायपोल तो नहीं होगा, सिर्फ इसमें क्या होगा, वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स होगा। इसमें वॉन्डरवॉल साथ में, वॉन्डरवॉल तो होगा ही, डायपोल डायपोल भी होगा। तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स किस में ज़्यादा है, एल्काइल हैलाइड्स में ज़्यादा है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। Okay, that is why the boiling point of chloride, bromide and iodide are considerably higher than those of the hydrocarbon compared to comparable molecular mass. मतलब सेम अगर बात करते हैं कि एल्काइल हैलाइड और हाइड्रोकार्बन, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली एल्काइल हैलाइड्स का ज़्यादा होगा। रीज़न हमें पता चल गया कि एल्काइल हैलाइड में दो तरह के अट्रैक्शन फोर्स हैं, डायपोल डायपोल प्लस वॉन्डरवॉल, जबकि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन फोर्स है। नेक्स्ट है द अट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर एज मॉलिक्यूल गेट बिगर इन साइज एंड हैव more electron. The pattern of variation of boiling point for different halide depicted in 10.1. देखो यहाँ पे ये दे रखा है। For the same alkyl group, the boiling point of alkyl halide decrease in order. देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि ये सेम टाइप के हैं, मतलब यहाँ पे CH3X है ना, मतलब X का वेरिएशन अगर हम देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, आयोडाइड का होगा। देख रहे हैं यहाँ पे आयोडाइड का क्यों होगा, मैंने आपको ये वाला थंब रूल बताया, ये याद रखना। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचेस। पहला वाला कब होगा, जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, होमोलॉग्स है ना। और दूसरा वाला कब अप्लाई होगा, दूसरा वाला अप्लाई होगा जब आइसोमेरिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए इन सभी में, तीनों में, यहाँ पे हेलोजन हो रहा है तो मॉलिक्यूलर मास वाला कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। इनमें भी कंटिन्यू इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। फॉर सम सेम एल्काइल हैलाइड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ दिस, RI का सबसे ज़्यादा, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF का। This is because with the increase in size and mass of halogen atom, the magnitude of van der Waals force increases. मतलब molecular mass जैसे जैसे increase होगा तो van der Waals force of attraction increase होगा और melting point and boiling point भी increase होंगे। सारे के सारे वही चीज़ें हम एक बार रीड कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा रीडिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके भी देख सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको पहले समराइज फॉर्म में बता दी है वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं अगर चाहें तो। ये ही चीज़ें हम यहाँ पे पूरा एक एक लाइन पढ़ने वाले हैं और वही चीज़ें आने वाली हैं अगेन भी। तो आप वीडियो को थोड़ा सा 1.25 या 1.5 पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलोएल्केन। देखो आइसोमेरिक हेलोएल्केन के लिए मैंने बताया ब्रांचेस देखेंगे, जैसे जैसे ब्रांचेस इंक्रीज होंगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ठीक है, ये दो एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलोएल्केन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ब्रांचिंग जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ब्रांच जैसे जैसे इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसमें एक ब्रांच यहाँ पे आई है और इसमें एक और ब्रांच बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका शेप देखेंगे तो इसका शेप कंपैरेटिवली ज़्यादा स्फेरिकल है, इसका सेमी स्फीयर टाइप है और इसका एकदम प्लेनर है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जो प्लेनर है। सबसे कम किसका होगा, जो स्फेरिकल सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा स्फेरिकल ये है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा जो कि है 346। फिर ज़्यादा इसका होगा और सबसे ज़्यादा है 375 क्योंकि ये प्लेनर है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन आर वेरी नियरली द सेम, हाउएवर पैरा आइसोमर आर हाई मेल्टिंग पॉइंट। पैरा आइसोमर का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, मैंने बताया था, एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। इट इज ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर दैट फिट इन क्रिस्टल लैटिस बेटर एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। मतलब क्रिस्टल लैटिस जब बनता है तो उसमें जो फिटिंग जो होती है उनकी सिमेट्री की वजह से वो प्रॉपर हो जाती है, जिसलिए इसकी वजह से उस फिटिंग को या उस प्रॉपर सिमेट्री को या लैटिस को ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो पैरा का ज़्यादा हो जाता है।
नीचे आपको यही एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो मैंने आपको पहले भी लिए थे। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इस तरह से है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो पैरा का ज़्यादा होता है, रीज़न आपको पता हो गया। नेक्स्ट है डेंसिटी। ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर हैवियर देन द वाटर। देखो वाटर के कंपेयर में ये हैवी हैं, तो पहली बात इनकी डेंसिटी जो होती है वो वाटर से ज़्यादा होती है। फर्स्ट थिंग, द डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, हेलोजन एटम्स एंड एटॉमिक मास ऑफ द हेलोजन एटम। ठीक है, तीन चीज़ों से इंक्रीज होगी। सबसे पहला क्या बताया, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे फॉर एग्जांपल CH3X है, दूसरा है CH3CH2X, कार्बन इंक्रीज हुआ है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। दूसरा है कि अगर हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज होता है, जैसे CH3 ये है, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ CH3X है, एक हो गया CH2X2 हो गया, तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम भी इंक्रीज होते हैं तो भी डेंसिटी इंक्रीज होगी। और थर्ड है कि यहाँ पे इधर ही लिख देता हूँ, थर्ड क्या है कि जैसे CH3F है, CH3Cl है और CH3Br है और CH3I है, तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है लेकिन हेलोजन चेंज हुआ है, तो हेलोजन का एटॉमिक मास जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो डेंसिटी वैसे वैसे इंक्रीज होगी। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गया। डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, हेलोजन एटम इंक्रीज होंगे तो भी डेंसिटी इंक्रीज होगी, एंड एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम का एटॉमिक मास इंक्रीज होगा तो भी डेंसिटी इंक्रीज होगी। कुछ डेटा हैं, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बताया गया है। जैसे NC3H7Cl, इसकी डेंसिटी 0.89 है। ब्रोमाइन, क्लोरीन की जगह ब्रोमाइन लग गया तो इंक्रीज हो गई, और उसकी जगह आयोडीन लग गया तो भी इंक्रीज हो गई। मतलब हेलोजन एटॉमिक मास का ज़्यादा एटॉमिक मास का आता गया, डेंसिटी इंक्रीज होती चलेगी। या CH2Cl2 है, CHCl3 हो गया, मतलब यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है और यहाँ पे 4 क्लोरीन है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन से क्या हो रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं, वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। क्लियर है, वही चीज़ें ना, तो आपको डेटा नहीं याद रखने, इस लाइन का मतलब याद रखना है, तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसके बारे में हमने डिस्कस भी कर लिया था कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। द हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। इन ऑर्डर फॉर ए हेलो एल्केन टू डिजॉल्व इन वाटर, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन हेलो एल्केन molecules and break the hydrogen bond between water molecules. Less energy is released when new attraction are set up between the haloalkanes and water molecules, as these are not as strong as the original hydrogen bond in water. कहने का मतलब जो मैंने आपको पहले बताया था, दोबारा एक बार समझ लो, क्या है कि H2O मॉलिक्यूल, ये एक H2O मॉलिक्यूल और ये भी एक H2O मॉल, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा एक RX है, और मतलब RX मतलब हेलो एल्केन है ना, और दूसरा भी RX है। इनके बीच में भी जो बॉन्ड है वो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये सॉल्युबल कब होंगे, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो, दोनों ही ब्रेक हो, और किसके बीच में नया बॉन्ड फॉर्म हो जाए, नया बॉन्ड इसके बीच में फॉर्म हो जाए, इन दोनों के वाटर और एल्काइल, तो ये सॉल्युबल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब इनको ब्रेक करने के लिए, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और इसके वॉन डेर वाल्स फोर्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम होनी चाहिए, और इनके वाटर और एल्काइल हैलाइड के बीच में बॉन्ड बनने से जो एनर्जी लिबरेट होनी होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए, ये वीक होना चाहिए, जबकि होता उल्टा है। होता क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कंपैरेटिवली वाटर और एल्काइल ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बनता है उससे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होता, ब्रेक नहीं होता तो ये सॉल्युबल भी नहीं हो पाते। क्लियर है? एज ए रिजल्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलोएल्केन वाटर इज लो, हाउएवर हेलोएल्केन टेंड्स टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट because the new intermolecular attraction between the haloalkane and solvent molecule have much same strength as one being broken in the separate haloalkane in the solvent molecule.
अच्छा, ये जो है वो उसमें क्यों डिसॉल्व हो जाता है? अगर मैं बात करूँ कोई पोलर मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे CCl4 की बात करूँ, तो CCl4 में ये क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है। रीज़न क्या है कि CCl4 में डिसॉल्व करने के लिए CCl4 के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ब्रेक करना है, और यहाँ पे इसको ब्रेक करना है, और नया बॉन्ड जो फॉर्म होना है वो ये होना है। तो इसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए और इसके फॉर्म होने से जितनी एनर्जी बनती है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है, या थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। इसको मतलब फॉर्म होने से ज़्यादा ही एनर्जी रिलीज होती है, तो ये इजीली सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, यही बात इसमें बताई गई। कहने का मतलब आप समझ गए, ये सारा का सारा अगर बॉन्ड और एनर्जी के फॉर्मेट में आपको समझना है तो ये समझ लीजिए। दूसरा एक सॉल्युबिलिटी रूल भी है, उसको याद रखें, वो काम आएगा बार बार। सेम डिजॉल्व सेम, सेम डिजॉल्व्स सेम, मतलब पोलर जो होते हैं वो पोलर में डिजॉल्व हो जाते हैं, नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं। अब RX के साथ क्या है कि RX मतलब एल्काइल हैलाइड जो हैं वो लेस पोलर हैं, वाटर जो होता है वो ज़्यादा पोलर है, मोर पोलर है। तो अगर ये जो है वो है तो पोलर लेकिन स्लाइटली पोलर है, स्लाइटली पोलर हैं तो स्लाइटली सॉल्युबल भी हैं। ठीक है, ओके। और अगर ये हाईली पोलर जो हो जाता है वो हाईली डिजॉल्व भी या सॉल्युबल भी हो जाता है। क्लियर? तो पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं वो पोलर सब्सटेंस को डिजॉल्व कर लेते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस को डिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारी हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार रीड करें अच्छे से। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, वो है केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे, उसके बाद हेलो एरीन्स की पढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।